नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रवीण समनहर। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा आवास मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में 23, 24 और 25 नवंबर को होने जा रहा है। इस 3 दिन के मेले में आवास को लेकर जानकारियां दी जाएगी। वहीं इसमें आवास मेले की जानकारी देते हुए वित्त एवं पर्यावरण आवास मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आवास खरीदने का सुनहरा अवसर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल लेके आ रहा है, जिसमें खुद का घर आसानी से खरीदा जा सके। सुनिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कह रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो उस समय जो विरासत में हमको हाउसिंग बोर्ड मिला या आरडीए मिला या एनआरडीए मिला, सीजीएमएससी जैसी हालत मिली या रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन जैसी चीज मिली, उसका आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से संस्थाओं को मरने के कगार पर छोड़ करके कांग्रेस गई थी। इस बात को आप डीप जा करके डेटा स्टडी करेंगे, सारे फिनेंशियल पैरामीटर्स का अध्ययन करेंगे, लोन डेटा का अध्ययन करेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। जो अथॉरिटीज होते हैं वो स्टेट की गारंटी पर काम करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस लेवल पे। सरकार उनको कुछ कुछ सुविधाएं मुहैया कराती है, बट स्कीम चलाना अथॉरिटी का काम नहीं रहता है। मेन स्कीम चलाना डिपार्टमेंट्स का काम रहता है। अथॉरिटी को कुछ नया इनोवेशन करके, नया काम करके जनता के हित में सरकार से बिना ज्यादा बर्डन डाले कुछ अच्छे कामों को एग्जीक्यूट करना मेन काम होता है अथॉरिटी का। तो उस दिशा में हमने लगातार प्रयास किए हमारी सरकार बनने के बाद, और हम दूसरे अथॉरिटीज में क्या प्रयोग किए हैं और उसके क्या परिणाम आए हैं उसे किसी अन्य अवसर पर मैं व्याख्यायित करूंगा। लेकिन आज हाउसिंग बोर्ड के संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड के ऊपर जो जीएडी आवास जैसे सरकारी बर्डन थे, जो मान लीजिए जीएडी के आवास के पूल होते हैं, उसमें बोल दिया जाता है कि जीएडी के लिए आप आवास बनाओ, मतलब शासकीय कर्मचारियों के लिए आवास बनाओ, या कोई एक तरह से शासकीय जिम्मेदारी होती है और उसके लिए अथॉरिटी को लोन लेवा दिया जाता है। ऐसे सामान्यता होता है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। स्टेट गारंटी से लोन लेना और कुछ अच्छी परियोजनाओं को एग्जीक्यूट करना बुरी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के 5 सालों में उस लोन के बारे में किसी ने चिंता नहीं की और लगभग एनपीए जैसे हालात सभी अथॉरिटीज के लोन के बन गए 5 सालों में। वो जो लोन के डेटा देते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, उसमें अथॉरिटी की क्या स्थिति थी, कितनी देनदारियां छोड़ कर गए, उनका जिक्र नहीं करते हो। तो हाउसिंग बोर्ड के ऊपर जो मैं पहला बिंदु रखना चाह रहा हूँ कि हाउसिंग बोर्ड मृतप्राय स्थिति में था और उसको बचाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बड़ी वित्तीय पहल की और लगभग 800 करोड़ 790 करोड़ रुपए का लोन हाउसिंग बोर्ड के ऊपर में चढ़ा हुआ था। 790 करोड़ रुपए का लोन हाउसिंग बोर्ड के ऊपर में चढ़ा हुआ था। उसको पिछले साल के बजट में एक मुश्त हमने व्यवस्था करते हुए उस लोन को पटाने का काम किया। नहीं तो उस लोन से आगे हाउसिंग बोर्ड की यात्रा को हम आगे बढ़ा ही नहीं पाते, आगे ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती। तो 790 करोड़ रुपए के लोन को एक मुश्त भुगतान करने का काम शासन की ओर से किया गया, जो मैं मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार की बड़ी वित्तीय पहल है। आप स्टडी करेंगे तो रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन में भी ऐसा हमने किया, बहुत सारे संस्थानों ने किया, बट हाउसिंग बोर्ड के ऊपर सरकारी दायित्वों के निर्वहन के लिए मैक्सिमम लोन थे, पूरे के पूरे लोन थे। जैसे जीएडी कॉलोनी बना रहे, सरकार को पहले से उसके लिए पैसा देना चाहिए, बट उसको लोन लेवा गया था, ठीक है, वहां तक भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हो रहा था और एनपीए जैसे हालात बन गए थे। उसको एक मुश्त 790 करोड़ रुपया शासन से वित्तीय भुगतान करके हाउसिंग बोर्ड को इस कर्ज जाल से मुक्ति दिलाने का काम किया गया, ताकि आगे संस्थान स्वस्थ तरीके से अच्छे परियोजनाओं को, अच्छी चीजों को आगे बढ़ा सके। ये एक बड़ा काम हम लोगों ने किया। दूसरा बिंदु जो मैं महत्वपूर्ण रूप से आपके समक्ष रखना चाहता हूं वो ओटीएस का है, वन टाइम सेटलमेंट का। उसके डिटेल डेटा आदरणीय अनुराग जी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मगर आप सबको पता है कि 10 साल से अधिक अवधि के
हजारों घर हाउसिंग बोर्ड के नहीं बिके थे, हाउसिंग बोर्ड के हजारों घर नहीं बिके थे और वो जर्जर होने के हालत में पहुंच रहे थे और एक तरह से नेशनल वेस्ट हो रहा था, राष्ट्रीय क्षति हो रही थी कि बना दिया गया और ना उसको वो ना बिक पाया, ना वो कोई व्यक्ति खरीदा, ना वो सरकार के काम आ रही है, डिप्रिशिएशन उस प्रॉपर्टी का अलग हो रहा है। तो एक बहुत बड़े विशियस सर्कल में हम लोग फंसे हुए थे, हाउसिंग बोर्ड फंसे हुए थे। 19 जनवरी 2025 को ओटीएस का हम लोग पूरा प्रपोजल विभाग की ओर से बनाकर कैबिनेट में लेकर गए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ओटीएस 2 लॉन्च किया और उसका कितना शानदार रिस्पांस मिला और जो पुराने बचे हुए खंडहर हो रहे जो सरकारी संपत्ति थी उसे किस तरह से निष्पादित करके हाउसिंग बोर्ड के लिए आय अर्जित की गई, इसका विस्तृत विवरण हमारे अध्यक्ष जी देंगे, आयुक्त जी देंगे। तो ये एक बड़ा काम किया गया ओटीएस का। आप इसमें कह सकते हैं कि कांग्रेस के 5 सालों में जितना नहीं हुआ, जनवरी के बाद ओटीएस 2 लाने के कुछ महीनों में, चंद 3-4-5 महीनों में वो काम हो गया। एक बड़ा कदम जो ओटीएस का था और हाउसिंग बोर्ड जिसके लिए क्रिटिसिज्म भी होता था, सबको दिखता था कि किस तरह से प्रॉब्लम चल रही है, ये एक मेजर समस्या के रूप में रहा है जिसको ओटीएस 2 के माध्यम से सरकार ने, विभाग ने, हाउसिंग बोर्ड ने बड़ा नीतिगत निर्णय लेते हुए इस चीज को हैंडल करने का काम किया, जिसके बहुत अच्छे प्रतिसाद आए हैं और हाउसिंग बोर्ड को एक नया छलांग लगाने में बड़ी मदद मिली। अभी हमने जिक्र किया कि 10 साल पहले की प्रॉपर्टी नहीं बिक पाई, तो हमने जो पाया कि भाई कहाँ पर डिमांड थी, कहाँ पर डिमांड नहीं थी, उन सब के बावजूद अगर कहीं न कहीं बने होंगे उल्टे सीधे, जहाँ जरूरत नहीं थी वहां बना दिए गए, ऐसा कुछ ना कुछ गलती होगा। किसी पे मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, ना ही उसका मैं वो कोई गड्ढा खोदना चाह रहा, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई कहीं न कहीं मिस्टेक था, पॉलिसी में गलती थी, जिसके कारण बिना जरूरत के बनते चले गए और वो बिक नहीं पाए और 10 साल तक नहीं बिके, खंडहर होते रहे तो भी नहीं बिके, ओटीएस लाए गए, छूट लाए गए तो भी नहीं बिके। प्रॉपर्टी के दाम तो नेचुरल बढ़ते रहते हैं। आप जिस घर को प्राइवेट कॉलोनी में आज लेने के लिए जाओगे, 10 साल बाद भी अगर वो मोटा मोटी वही रेट है तब भी नहीं बिक रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम है, पॉलिसी का प्रॉब्लम है। तो इस चीज को हमने समझते हुए विभाग में बड़ा नीतिगत परिवर्तन जो किया वो है कि जो बुकिंग पॉलिसी है उसमें हमने बड़ा परिवर्तन लाया है, जो सरकार की नेक मंशा को, सरकार के गुड गवर्नेंस की मंशा को बताता है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमने अब जो पॉलिसी अडॉप्ट करी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर तब तक नहीं लगाएंगे जब तक पॉलिसी लॉन्च, प्रोजेक्ट लॉन्च होने के 3 महीने तक 10% हर महीने बुकिंग ना आए। अगर 3 महीने तक 10% हर महीने बुकिंग आ रही है, ठीक है, हर महीने मान लीजिए पहले महीने 10% की बुकिंग आई, दूसरे महीने 12% की बुकिंग आई, तीसरे महीने 14% की बुकिंग आई, मतलब वहां पे रेगुलर एक डिमांड है, ये इस चीज का स्पष्ट इंडिकेशन से द्योतक है। और जब पहले 3 महीने में 30% से अधिक की बुकिंग हो जाएगी तब उस काम का टेंडर लगा के निर्माण के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये पॉलिसीगत परिवर्तन किया गया, नीतिगत परिवर्तन किया गया। इसमें एक और है कि कहीं पर मान लीजिए प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और उसमें पहले ही महीने मान लीजिए 15 दिन में ही मान लो 60% बुकिंग आ गई, तो उसको 3 महीना के पहले भी या 3 महीना के पहले भी उसमें टेंडर लगाया जा सकता है। तो ये जो मूल रूप से कहा गया कि जबरदस्ती बनाने के लिए बनाने या कंस्ट्रक्शन का खेल या कंस्ट्रक्शन का कमीशन, ओपनली मैं बोल रहा हूँ मीडिया के सामने कि कंस्ट्रक्शन के कमीशन का खेल ना हो और उसके लिए जबरन निर्माण कार्य ना हो, बिना डिमांड के निर्माण काम ना हो, इसके लिए बड़ा पॉलिसीगत परिवर्तन किया गया। विधानसभा में मैंने इसको विस्तार से बताया था, जो साथी रहे होंगे सुने होंगे, तो उसमें भी बड़ा परिवर्तन किया गया। तो मूल रूप से अब ये फोकस है जहां डिमांड है वहीं कंस्ट्रक्शन हो, ताकि जो 10 साल 15 साल पुराने जो पाप है जिसको आज हमको ठीक करना पड़ रहा है, वो आने वाली समय में, आने वाले दशक में 10 साल 15 साल बाद दूसरे को या किसी को भी ना झेलना पड़े और राज्य के संपदा का, राष्ट्रीय संपत्ति का
अनावश्यक अपव्यय ना हो, इसके लिए एक बड़ा पॉलिसीगत परिवर्तन ये किया गया है कि जब तक एक झटके में 60% की बुकिंग या लगातार 3 महीने तक 10% की बुकिंग ना आए तब तक टेंडर नहीं लगाएंगे। ये पॉलिसीगत निर्णय विभाग में हाउसिंग बोर्ड के संदर्भ में किया गया है, ताकि कंटिन्यूअसली जहां डिमांड हो वहीं बने, और फिर वो बनते बनते अपने आप 3 महीने में अगर 30% बुकिंग आ गई, फिर आप टेंडर लगाते हो, फिर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल लग ही जाएगा। तो उतने में फिर वो 30% है वो अपने आप 60, 70, 80% तक पहुंच जाएगा। फिर वो प्रॉपर उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली करना आसान होगा। तो इस तरह के कुछ बड़े नीतिगत परिवर्तन, नीतिगत बदलाव किए गए हैं। उसके बाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष बड़े भैया अनुराग सिंह देव जी के लीडरशिप में और हमारे आयुक्त अवनीश शरण जी के कार्यपालिक लीडरशिप में हाउसिंग बोर्ड ने पिछले कुछ महीनों में इस बुनियाद पर बहुत अच्छे तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। और जो अभी आप होर्डिंग्स में देख रहे होंगे, सब जगह देख रहे होंगे कि 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, एक साथ आवास मिला करने का इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ा महायज्ञ अनुराग जी के और हमारे अवनीश जी के साथ ये लॉन्च किया गया है। तो इसका और बहुत विस्तार से है। रीडेवलपमेंट के भी हम प्रोजेक्ट पे सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को जिम्मेदारी दी है कि जो कई जमीनें होती हैं, कई संपदा होती है जो बेकार जर्जर पड़ी रहती है, उसके लिए कुछ अच्छा निर्मित होगी। इस दिशा में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड उस दिशा में भी आने वाले समय में एग्रेसिव काम करके दिखाएगा। तो ये कुछ नीतिगत परिवर्तन वाली विषय थे जिसको मैंने आपके समक्ष रखा है कि एक मुफ्त लोन से मुक्ति, सरकार ने पहला वित्तीय कदम उठाया। दूसरा, OTS 2 ला करके काफी एग्रेसिव काम किया। तीसरा, बुकिंग और कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी में डिमांड आधारित उसको बनाया गया ताकि अनावश्यक बिना डिमांड के कंस्ट्रक्शन ना हो, ये किया गया। और रीडेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज की ओर हम लोग जा रहे हैं। कुछ 3-4 नीतिगत विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। इसे फ्री होल्ड करने का भी जो विषय था उसको भी लाया गया। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी लिए गए और उस बुनियाद पर हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव जी के नेतृत्व में बहुत शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पिछले कुछ महीने में काम किया गया है। तो उसके लिए अनुराग भैया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अनुराग जी को और अवनीश जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो लोग एग्रेसिव काम करके अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के सामान्य लोगों को, लोअर मिडिल क्लास लोगों को उसका लाभ मिल सके। इस दिशा में काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।